18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे घनघोर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग टकटकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों के दिल दहल जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समुद्र के हवाले कर दी। और कारपेथिया जहाज पर मौजूद हैं वो चुनिंदा लोग जिन्होंने टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपनी आंखों से देखा था। ये इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसको कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। ये घटना अपने पीछे कई रहस्यों को छोड़कर चली गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम तोमर, स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब वहाँ पर एक अलग ही माहौल था, क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वो टाइटैनिक की विशालता और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उमड़ पड़े। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक की भव्यता को देखने के लिए आए थे। और इतनी भीड़ टाइटैनिक को देखने क्यों न आती, क्योंकि टाइटैनिक था ही इतना भव्य। ये जहाज 269 मीटर लंबा था और इसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला ऊंची इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था। ये जहाज बाहर से देखने में जितना भव्य लगता था, उससे ज्यादा आलीशान तो ये अंदर से था। ये इतना लग्जूरियस जहाज था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड स्टेयर्स, हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार्बर शॉप इत्यादि थे। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जूरियस होटल था जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन एक और बात टाइटैनिक को खास बनाती, वो थी टाइटैनिक की सेफ्टी। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा, सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया था, क्योंकि इसमें डबल बॉटम हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हल जहाज के इस बाहरी आवरण को बोला जाता है जो जहाज को मजबूती देता है। ये स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इसे आप जहाज की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हो। ये जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का ये हल वैसे तो मजबूत था ही, लेकिन इसे और ज्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से यानी बॉटम में डबल हल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समुद्र में कोई शिप चलती है तो उसका ज्यादातर इस निचले वाले हिस्से में किसी अंदरूनी चट्टान या अन्य चीजों से टकराने का डर रहता है। तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हल होने की वजह से अगर इसका निचला वाला हल किसी इम्पैक्ट में टूट भी जाए तो दूसरा हल टाइटैनिक को सुरक्षित रखेगा और इसे डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर इसे और ज्यादा सेफ बना देता है। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। दरअसल जहाज का ये निचला वाला भाग शिप का मेन पोर्शन होता है जो पानी के अंदर चलता है। अब अगर मानकर चलो कि जहाज के इस वाले हिस्से में कहीं पर भी कोई छेद हो जाए तो धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरने लगेगा और कुछ समय बाद जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के इस निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। इससे फायदा ये होने वाला था कि अगर बाई चांस जहाज साइड से किसी चट्टान से टकराता है और उसमें लीकेज होता है तो जहाज का जो कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हुआ है केवल उसी में पानी भरेगा और बाकी के कंपार्टमेंट्स में पानी फ्लो नहीं करेगा, जिससे जहाज डूबने से बच जाएगा। और टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि अगर इसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स में भी पानी भर जाए तो भी ये डूबने वाला नहीं था। और ऐसा होना एक असंभव सी बात थी कि इसके एक साथ 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स डैमेज हो जाएं, क्योंकि ये कंपार्टमेंट्स बहुत बड़े बड़े थे। तो भला कोई चट्टान भी इस जहाज को कैसे डुबो सकती थी। इसी वजह से इस जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज यानी अनसिंकेबल बोला जाता था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था और इसके कुछ दिन बाद यानी 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। इस जहाज में उस जमाने के बड़े बड़े लोग बैठे थे। इसमें कुछ ऐसे प्रवासी भी थे जो अमेरिका जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज के कप्तान थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि एक अनुभवी कप्तान थे। ऐसा माना जाता है कि ये इनका आखिरी सफर था। इसके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज पर करीब 2240 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे।
वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिनों का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था, तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि ये जहाज 6 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग टाइटैनिक की भव्यता के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी जाने। इस वजह से कंपनी की ओर से टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड से चलाने के इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे। टाइटैनिक को बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और न ही टाइटैनिक के सेफ्टी टेस्ट और ट्रायल्स हुए थे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था और इसका एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की एक और शिप थी ओलंपिक, जो देखने में तो टाइटैनिक की तरह ही थी, लेकिन वो इससे थोड़ी छोटी थी। इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन बोला जाता था। मार्च 1912 को ओलंपिक शिप में खराबी आ गई थी। इस वजह से ओलंपिक इमरजेंसी में बंदरगाह पर रिपेयर होने के लिए आई। अब ये शिप इतनी बड़ी होती हैं कि इनको रिपेयर होने में कई महीनों का समय लग जाता है, तो इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस इन महीनों में बंद पड़ जाता। तो कंपनी ने अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए अगले ही महीने यानी अप्रैल में अपनी नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला किया। अब क्योंकि ये टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, जिस वजह से टाइटैनिक के क्रू में कुछ अनुभवी लोगों का होना भी जरूरी था। इस वजह से टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक के क्रू में शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लेयर, इसको हटाकर इसकी जगह पर ओलंपिक के एक ऑफिसर को इसकी जगह पर ड्यूटी पर नियुक्त किया गया। तो डेविड ब्लेयर जब शिप को छोड़कर अपने घर जा रहा था, तो वो गलती से अपने लॉकर की चाबी को भी अपने साथ ले आया और दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौता दूरबीन भी उसी लॉकर में बंद था। डेविड ब्लेयर के द्वारा की गई ये छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबो देती है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है। कैप्टन स्मिथ भली भांति जानते थे कि साल के इन महीनों में समुद्र में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इस वजह से उन्होंने खतरे को भांपते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्ते को छोड़ते हुए साउदर्न रूट के इस थोड़े लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं। ये बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र की लहरों के साथ बीच समंदर में आ जाते हैं। आप इस मैप को देखिए, इसमें ग्रीनलैंड से बर्फ के ये छोटे छोटे पहाड़ टूटकर इस रास्ते के द्वारा अटलांटिक ओशियन में पहुंचते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, इसमें अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा आइसबर्ग टूटकर आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन आइसबर्ग को अटलांटिक ओशियन में पहुंचते पहुंचते करीब 2 साल लग जाते हैं और अटलांटिक ओशियन तक पहुंचते पहुंचते वो आइसबर्ग पिघलकर समुद्र के पानी में विलीन हो जाते हैं। जो आइसबर्ग बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वही अटलांटिक ओशियन के बीच में आ पाता है। तो कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए इस रास्ते के बजाय इससे थोड़े दूर के रास्ते को चुना, जहां पर आइसबर्ग मिलने के चांसेस बहुत कम हों। ये वो समय था जब जहाज में आइसबर्ग इत्यादि को देखने के लिए ज्यादा कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। इस वजह से जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ पर एक क्रूज नेस्ट होता है। इसे लुकआउट पॉइंट भी बोला जाता है। इस क्रूज नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग दूरबीन लेकर बैठे रहते हैं, जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज के सामने कोई अड़चल तो नहीं है जिससे जहाज टकरा जाए। और जब ये जहाज पानी में चलते तो ये सभी जहाज वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते रहते कि कौन सी जगह पर क्या अड़चल है। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका था, तब इसको कोरोनिया शिप से आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिलती है। ये आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाजों के साथ संपर्क में बने हुए थे। 14 अप्रैल को दोपहर में टाइटैनिक को आइसबर्ग के होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन चेतावनियों के बारे में जहाज के कप्तान को आगाह करते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रूस भी था। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक ब्रूस स्मे को आइसबर्ग की मिलने वाली चेतावनियों के बारे में बताया, तो ब्रूस स्मे ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है और जिस जहाज में वो बैठे हैं वो एक मजबूत और कभी न डूबने वाला जहाज है। और ब्रूस स्मे नहीं चाहता था कि इन चेतावनियों की वजह से जहाज की स्पीड कम हो और जहाज अपने निर्धारित समय से लेट पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग की 5 बार और चेतावनियां मिलती हैं और टाइटैनिक को जो आखिरी चेतावनी मिली वो SS कैलिफोर्नियन जहाज से मिलती है।
रात हो चुकी थी और दुर्भाग्य से आज आसमान में चांद भी नहीं निकला था, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और क्रूज नेस्ट में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं था, जिससे वो दूर से ही सामने आने वाली अड़चन को देख पाएं। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और आइसबर्ग से टाइटैनिक अभी 2 घंटे की दूरी पर था। घनघोर अंधेरे में समुद्र के पानी को तेजी से चीरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता ही चला जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते में अभी वो चल रहा है उसके सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान